अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। थिंकर्स जर्नलिस्ट डायलॉग फोरम के दूसरे सेशन का प्रोग्राम हमने अभी रिकॉर्ड किया और इसमें हमने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं नई आने वाली जनरेशन जर्नलिज्म में नमल यूनिवर्सिटी के ये तालिब इल्म हैं, इनके साथ एक सिटिंग की। ये बहुत कुछ अपने सीनियर्स से जानना सीखना चाहते थे जर्नलिज्म के बारे में, जो उनके जहनों में सवालात थे और उलझनें थीं, उनका जवाब चाहते थे। हमने उनके साथ एक नशिस्त रखी, तकरीबन 2 से ढाई घंटे की ये तवील नशिस्त थी, जो 3 बजे से शुरू होकर 5 साढ़े 5 बजे तक चली। इस दौरान मुझसे सीनियर साथियों ने मेरे दाएं बाएं और सामने बैठे हुए थे स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंसेस से आगाह किया, जर्नलिज्म के बारे में बताया, इसकी बारीकियां भी समझाने की कोशिश की जो अपने तजुर्बात से हमने सीखी हैं। उसके बाद एक सवाल जवाब का भी सेशन हुआ जिसमें बच्चों ने बहुत दिलचस्प सवाल किए और बड़े वैल्यूएबल सवाल किए, जिनके हमने उनको तशफ़ी बख्श जवाब देने की भी कोशिश की। ये नशिस्त कैसी रही, इसमें क्या बातें हुई, क्या सवाल जवाब हुए, मुलाहिज़ा फरमाइए इस वीडियो में। क्योंकि उसने दुनिया को ज़्यादा तरक्की याफ्ता देखा है। आपसे 5 साल पहले देख ली। मैंने जो अभी 2 एग्जाम्पल दिए हैं, तो मीडिया जो है अभी मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, 4-5 दिन पहले इकरा यूनिवर्सिटी में एक हमारी था, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि पहले हम ये कहा करते थे कि आपको ना एक बड़ा लंबा अमल चाहिए, आपको सीखना पड़ेगा, आपको इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। अब एक ऐसा टाइम आ गया कि हम सब जीरो पे खड़े हैं। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो नए आने वाले लड़के हैं वो शायद हमसे बेहतर हैं। हम उस तरह अब भी टेक्नोलॉजी के साथ उस तरह यूज टू नहीं है, क्योंकि हमने वो दौर देखा है कि जब हाथ के साथ किताबत होती थी और छोटी छोटी चिट्ठियाँ जोड़ के अखबार बनते थे और वही महारत थी सारी की सारी। अब जो सूरत हाल है, और उस वक्त मौके बहुत कम थे। मिसाल के तौर पे जब मैं सहाफत में आया तो 3 अखबार थे, खबरें की तैयारियां थी, तो नवाए वक्त, जंग और पाकिस्तान। आपको इन्हीं 3 अखबारात के अंदर मौका चाहिए, और वो मौका मिलना इसलिए मुश्किल होता था कि ऑलरेडी वहाँ पे स्टाफ ओवर है, तो आप दाखिल किस दरवाजे से होंगे ये बहुत बड़ा मसला था। उसके बाद जब लिखने लिखाने का मैंने डेस्क से शुरू किया, फिर रिपोर्टिंग में चला गया। जो लिखने लिखाने का था, आपको बतौर कालम निगार आपको कभी भी जगह नहीं मिलती। फिर 2002-03 में जाके चीज़ें थोड़ा ओपन होना शुरू हुई, अखबारात, चैनल और ये सारी चीज़ें। जब चैनल आना शुरू हुए, अखबारात भी बहुत तेज़ी के साथ, और इस वक्त तो कोई 2800-2900 पाकिस्तान में वो अखबार है कि जो मीडिया लिस्ट पे है। तो अब ये फील्ड इतनी फैल गई है कि मेरा फवाद चौधरी साहब के साथ सिर्फ इस बात पे बहस मुबैसा होता था, और मैं PhD में भी इवन एक दफ़ा हमारी बड़ी इस पे तल्ख कलामी हो गई कि वो कहते थे कि ये शोबा ख़त्म हो गया। अब जो मास काम करने वाले लोग हैं और जो यूनिवर्सिटियों में हैं, उनको कहाँ मौके मिलेंगे। ये हर आने वाला जो दिन है वो नए रास्ते खोलते हैं। अभी पाकिस्तान में हमने डिजिटल मीडिया शुरू ही नहीं किया। अभी जो आप वेब्स देखते हैं, कोई भी ऐसी वेब नहीं है कि जिसको बाज़ाब्ता तरीके के साथ, जिस तरह अभी साहब ने कहा था कि BBC है, तो वो एक इदारा है जो उसको होम कर रहा है। हम अखबारात के लिए, TV चैनल के लिए हमारे यहाँ अब भी बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट होती है, किसी वेबसाइट के लिए आज तक नहीं होती। उसको जस्ट आप जितनी वेबसाइट 2, 4, 5 को छोड़ के देखते हैं, वो किसी रिपोर्टर, एक आध रिपोर्टर की या किसी एक आध बंदे की कोशिश है कि वो अपने तौर पे लगा हुआ है, और फिर एक बंदे और एक टीम में बड़ा फर्क होता है।
تو یہ ایک بہت کھلی فیلڈ ہے نئے آنے والے لوگوں کے. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ جو آگے اب تبدیلیاں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہے وہ جس لیول تک گیا ہے، آپ کی جو سوشل سائٹس ہیں، جو سماجی رابطے کی سائٹس ہیں، اب وہ کنٹرول ہونا شروع ہو گئی. آہستہ آہستہ وہ آپ کے ملک تک آپ کی اپنی سائٹ، آپ کی اپنی چیزیں شروع ہو جائیں گی. اور اس سے بھی آپ کو بہت سارے جو مواقع ہیں وہ تمام نئے لوگوں کے لیے موجود ہیں. پہلے کسی ایک بندے کو سامنے آنے میں اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے اس میں ٹیلنٹ موجود بھی ہے تو اس کو ایک بڑا لمبا چکر کاٹنا پڑتا تھا. شاید 8-10 سال کے بعد اس کو کہیں جا کے کوئی پہلا ایسا موقع ملتا کہ وہ سامنے آ جاتا. آج جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ کی ایک ویڈیو سے سامنے آ جاتا ہے اور لوگ اس سے بہت تیزی کے ساتھ وہ مقبول ہو رہے ہیں. باقی ظاہر ہے جب تیزی آتی ہے تو اس کے جہاں فوائد ہیں اس کے نقصانات بھی ہیں. ہمارے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رپورٹر بہت ذمہ دار تھا اور اس کی ذمہ داری کی وجہ یہ تھی کہ اس کی کانٹ چھانٹ بہت ہوتی تھی، وہ بہت ساری جگہوں پہ جواب دیتا. آج رپورٹر اتنی جگہوں پہ جواب دے نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بھی اتنی ذمہ داری وہ نہیں دکھاتا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو آہستہ آہستہ وقت سکھاتا ہے. ہمارے ہاں میں 4-5 ممالک میں گیا ہوں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کی جو صحافت ہے وہ نسبتاً دوسرے ملکوں کے بہت بہتر ہے. ہم بہت زیادہ آزاد ہیں، ہمارے پاس بہت زیادہ مواقع ہیں. مثال کے طور پہ جو انڈیا کا ساتھیہ نے بات کی، ہم بھی کہتے ہیں کہ انڈیا کی ملک بہت بڑا ہے، وسائل بہت بڑے ہیں، صحافت بہت، لیکن وہاں پہ جو صحافی ہے اس کو بہت ساری زنجیروں میں باندھ دیا گیا. مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ ٹویٹر پہ کھلے عام جو دل ہے اپنی رائے دے دیتے ہیں، وہاں جو صحافی جس ادارے کا ہے وہ اپنی سماجی بھی جو سائٹس ہیں ان کے استعمال میں ادارے کا پابند ہے. وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں کر سکتا کہ جس میں اس کے ادارے کی مرضی نہ ہو. ہمارے ہاں اب آ کے یہ سوچ پیدا ہونا شروع ہوئی ہے کہ پی بی اے کے پچھلے اجلاس میں یہ بات چیت شروع ہو گئی کہ یہ جو لوگ اپنے یوٹیوب چینلز جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کو پھر یا یوٹیوب چینل رکھنا پڑے گا یا ٹی وی کے ساتھ وہ ادارے کے ساتھ ہونا. یہ چیزیں انڈیا میں بہت پہلے سے موجود ہیں. وہاں جن لوگوں نے جو لوگ اپنے یوٹیوب چینلز کے لیے گئے انہوں نے اپنے چینلز کو چھوڑا، اپنی ان چیزوں کو چھوڑ کے پھر وہ اس طرف گئے. تو ہمارے ہاں ابھی بہت موقع ہے، بہت مارجن ہے اور بہت جگہ ہے لوگوں کے لیے. اور ایک جو ابھی نئی نسل ہے وہ ویسے بہت تیز ہے. یہاں پہ جو لوگ جم کے بیٹھے ہیں وہ کوئی اتنے افلاطون نہیں ہے. ابھی جو نئے بچے پڑھ کے آ رہے ہیں ٹھیک ہے، ان کو ٹیکنیک سیکھنے میں کچھ ٹائم ضرور لگ جائے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ان سے بہتر ہیں. وہ ہم لوگوں سے بہت ذہین لوگ ہیں. صرف ایک چیز جس کی کمی آ رہی ہے وہ میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں، وہ ہے بک ریڈنگ کی. کہ آپ کو موبائل میں اور ان چیزوں میں آپ کو کلاسیفائڈ جو معلومات ہیں ان تک محدود کرتی ہے. بک ریڈنگ جو ہے اپنے اپنے شعبے میں اور جن چیزوں کو آپ ڈیٹیل سے سیکھنا چاہتے ہیں اس میں بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ جو لوگ رپورٹنگ میں آنا چاہتے ہیں اور جو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں تحقیقاتی رپورٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی پہلے اس کے متعلقہ تمام مواد پڑھ لینا چاہیے. پھر ہمارا ملک راشد صاحب کو اس حوالے سے مجھ سے بہتر تجربات ہوں گے.
میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا ملک بہت اچھا ملک ہے. ہم ایک دوسرے کی شکایتیں کرنے میں بہت ماسٹر لوگ ہیں. آپ جہاں بھی تحقیقات کرنے جاتے ہیں آپ کو کوئی بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی. آپ کو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میں نے اس شعبے کے بارے میں جاننا ہے تو یہ اندر آپس میں کتنے لڑے ہوئے ہیں. تو وہ دوسرے لوگ آپ کو خود ہی ساری چیزیں پکڑا رہے ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ آپ نے ان کو ذمہ داری کے ساتھ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو استعمال نہ کرے. آپ اپنا اس پہ تحقیق کر کے دونوں طرف کی چیزیں دیکھ کے تو اس کو بہتر انداز میں وہ دے دیتی ہے. پھر اداروں کے اندر بہت ساری تنظیمیں ہیں, لیبر یونینز ہیں, باقی ہیں, تو وہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. پھر پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تعیناتیاں پسند ناپسند پہ ہوتی ہیں, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ کسی کا حق مارا گیا ہوتا ہے. جس کا حق مارا گیا ہوتا ہے وہ آپ کو اس کی پوری کہانی اپنے دکھ میں دے رہا ہوتا ہے. اب وہ ساری چیزیں دیکھ کے ان کو کہ آپ نے ان کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا دکھ نہیں بیان کرنا, لیکن آپ نے وہ آپ کو اتنی ساری معلومات دے جاتا ہے کہ جس کو آپ چیک کر کے اور اس کو اپنے طور پہ ایک اچھی خبر اس کو دے سکتے ہیں. پھر ابھی جو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بہت جلدی آپ لوگ جو اپنے اپنے طور پہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ نئے لڑکے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, تو ان کو ہم سے بہت جلدی موقع مل جائے گا کہ وہ اگر کسی اچھے ادارے میں کام کر رہے ہیں تو ان کی پہلی کلک جو ہے وہ شاید بہت جلدی آ جائے. تو صحافت سب سے پہلے تو آپ کو جرأت دیتی ہے, آپ کو اعتماد دیتی ہے, اور یہ جو جرأت اور اعتماد ہے وہ آپ کو زندگی کے کسی شعبے میں پیچھے نہیں رہنے دیتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی نئے راستے کھل رہے ہیں اور بہت ہی اسپیڈ کے ساتھ کھل رہے ہیں, اور اس میں ایک بہت بڑی تعداد کو جانا ہے. تو جو لوگ اس شعبے کے ساتھ جڑے ہیں, جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کو ساتھ ساتھ اپنی راہ متعین کر لینی چاہیے اور اپنی دلچسپی سے کرنی چاہیے. جس شعبے میں ان کی دلچسپی ہے اس شعبے کے متعلق کرنی چاہیے, وہ اس میں بہتر کام کریں. اور تھوڑا سا بکس پڑھنے کی بات کی, بکس پڑھی, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کون سی بکس پڑھی. کم از کم وہ بکس ضرور حاصل کر کے پڑھنے کی کوشش کریں جن کا ٹائم لگتا ہے. ہاں وہ تو اس میں انفارمیشن اس سے آپ کو ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی پچھلی جنریشن کے ساتھ جو ہاتھ ہوا, لائبریری ان پچھلی جنریشن سے چھینی گئی. جب ویسٹ میں یہ انٹرنیٹ آہستہ آہستہ امریکہ سے شروع ہو رہا ہے, وہ اپنی کیٹالاگنگ کرتے جا رہے ہیں, اپنی آرکائیونگ کرتے جا رہے تھے. 2000 سے آنورڈز یہاں پر نیٹ کامن ہوا تو اس وقت تک لائبریری کلچر ختم ہو چکا تھا. اب یہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے یا ہم لوگ خود ہیں, چھوٹی چھوٹی چیز, چھوٹی چھوٹی معلومات کے لیے انٹرنیٹ کے ان پیجز کے ہم لوگ ہیں محتاج ہو چکے ہیں جن کی کوئی اونرشپ نہیں ہے. تو جو یہ ہمارے سینئرز کتابوں کی باتیں کر رہے ہیں, کتاب پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ کتاب کا ایک باقاعدہ ہنر ہے, اس کا باقاعدہ ایک بیک گراؤنڈ ہے, اور وہ چیز ساری زندگی اس نے اپنے تجربے سے سیکھی ہوئی ہے. انٹرنیٹ کی معلومات جو فوری ہیں اور وہ آپ کے ذہن سے فوری نکل بھی جاتی ہے, لیکن کتاب کی معلومات نہ آپ سے کوئی چھین سکتا ہے, وہ ہمیشہ آپ کے سراہنے رہیں گی. اور جو کتابیں پڑھنا ضروری ہیں وہ اس ہمارے ہاں جرنلزم کا جو کلچر جن لوگوں نے پروان چڑھایا, جس میں شورش کاشمیری صاحب جیسے لوگ تھے اور مولانا ظفر علی خان وغیرہ جیسے لوگ تھے, کہ جو لوگ یا دیوان سنگھ مفتون اگر آپ پیچھے چلے جائیں 30s میں, لاہور کی صحافت کا ایک بڑا نام, تو ان لوگوں کی کتابیں باقاعدہ اویلیبل ہیں. ان لوگوں نے پوری ڈیٹیل سے لکھا ہوا ہے کہ صحافت میں ہم لوگ کیوں آئے اور کیا کیا مشکلات, اور اس وقت کی ظاہر ہے اخبار کس طرح سے آگے چلتا ہے. کنہیا لال کپور کی ہے لاہور کے متعلق ایک بک ہے, لیکن وہ ہے ساری صحافت کے اوپر.
लाहौर का जो जिक्र किया, उस किताब का नाम है लाहौर की 30s और 40s की सहाफत के ऊपर वो बुक है, लाजमी पढ़ें। दूसरी चीज़, जब हम BBC वगैरह को देखते हैं तो आप गौर कीजिएगा कि हमारे यहाँ पर एक सहाफ़ी ऐसे, सारे ऐसे नहीं हैं, लेकिन एक ऐसा तबका जन्म लिया जो आमतौर पे सामने नहीं आता, लेकिन उनके सामने अगर न्यूक्लियर कोड भी आ गया ना तो उन्होंने फौरन उसकी वीडियो बनाकर शेयर कर देनी है। सहाफती इक़्तिदार से उनका कोई ताल्लुक नहीं। जब आप BBC को गौर से पढ़ते हैं ना, वहां पर आप ये देखिएगा कि वो सारी दुनिया की खबर देंगे, वो अपनी अंदर की खबर नहीं देंगे, बरतानिया के अंदर की खबर नहीं मिलेगी। CNN पे आप देख लीजिएगा, सारी दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट डिस्कस हो रहे हैं, अमेरिका के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है वो डिस्कस नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमारे सिक्योरिटी के इदारों के दो बंदे बेचारे आपस में किसी वजह से बात कर रहे हैं और उनकी बात का मकसद कुछ और है, लेकिन मेरे जैसे एक सुनने वाले ने सुन ली और उसने बाकायदा उस पर वीडियो बनाकर दे दी कि दो अंदर फौजी लड़ पड़े। भाई खुदा के बंदो, वो इंसान है, उनके साथ भी कुछ जज्बात लड़े। हम लोग बिल्कुल सहाफती इक़्तिदार को आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। क्यों कि ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया में, मतलब ये वो लोग काम कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से मुतल्लिक नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी फेसबुक या यूट्यूब वगैरह पर अपने चैनल्स बना लिए और यहाँ से खबरें इस तरह से। तो ये चीज़ों को फिल्टर करना भी हमारी जो है वो बुनियादी अखलाकियात में शामिल है कि हम ये खबर कहाँ से ले रहे हैं और इसका सोर्स कौन है, क्या ये कोई ऑथेंटिक आदमी है या इसकी कोई सहाफत के लिए पहले भी कोई चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। तो ये चीज़ें आप लोग चूँकि वक्त के साथ सीखेंगे और इसको आप खुद से बेहतर ज़्यादा समझ सकते हैं कि आपको किन चीज़ों के लिए काम करना है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर जैसे मैंने बताया ना, खबर की ओनरशिप लेना ज़रूरी होती है कि कल को ओनरशिप लेना ज़रूरी होती है। कल को आपको अगर वो तब्दील करे या कोई और, तो आपको ये यकीन हो कि नहीं मेरी खबर दुरुस्त है। वो तभी होगा जब जैसे इन्होंने बताया कि आप कोई ऐसी उल्टी सीधी खबर कहीं से उठा के नहीं चलाते जो कन्फर्म नहीं है। किसी भी खबर में जो है उसका बैलेंस होना, उसकी इम्पार्शलिटी होना और उसमें करेक्ट फैक्ट एंड फिगर स्टैटिस्टिक्स होना, वो सब चीज़ें जो है उस खबर के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए ज़रूरी है। आसिम शराजी भी हमारे साथ ये प्रोडक्शन कर रहे हैं पिछले 15 सालों से, हमारे फोरम का भी हिस्सा है, अभी हमारे इस फोरम को ज्वाइन किया। मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स के बाद ताकि हम अपने फोरम पे भी अमजद साहब आ जाएँ तो हम उस पर भी जो है, जावेद साहब हैं तो हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे भी बात कर लेंगे। आसिम आप प्रोडक्शन में हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये सोचते हैं कि एंकर बन जाएं और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर बन जाएं। प्रोडक्शन जो है वो किस हद तक जो है वो ज़रूरी है और प्रोड्यूसर का क्या रोल होता है और क्या प्रोड्यूसर जो है क्या वो भी अहमियत तामीर है एंकर की तरह के नहीं है? जिस तरह आपके अल्फाज होते हैं, अल्फाज हमेशा जो है वो साथ देते हैं विजुअल का। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में, क्योंकि अब जो नए लोग आ रहे हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना पसंद करते हैं, तो जो विजुअल होता है उसके बैकग्राउंड अगर आप उनका डिटेल्स में पढ़ेंगे ना, तो एक मैं एग्जांपल देता हूँ एज अ प्रोड्यूसर कि अगर हम किसी प्रेसिडेंट को किसी गार्ड ने उसके पीछे बैग पे हाथ रखा हुआ है, अब उसके 3 एंगल से लेंगे तो उसकी 3 मुख्तलिफ खबर बन जाती है एज अ वीडियो। अगर मैं ऊपर से टॉप शॉट से लूँगा, ऐसे लगेगा किसी प्रिजनर या किसी कैदी को गाड़ी में उठाया जा रहा है। अगर साइड से लिया जाता है तो उसका वो प्रोफाइल प्रेसिडेंट वाला आता है। तो इसी तरह ये जो विजुअल होते हैं, इसी तरह अल्फाज की तरह ये भी बोल रहे होते हैं। तो जो इनकी प्रोडक्शन में जो न्यूज़ है, इसका भी हमेशा ये फुटेज भी जो होती है, ये आप सारे मेरे सीनियर बैठे हैं, तो वो भी बेसिकली तो वो कहानी को साथ लेके चल रहे होते हैं। जैसे हम नॉर्मली लॉन्ग, मिड, क्लोज और जिस तरह इंसर्शंस वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो भी सारा ये प्रोडक्शन ज़ाहिर बेसिकली ये भी अब तस्वीरें बोल रही होती हैं। अगर आप म्यूट करके हम घरों में टीवी देख रहे होते हैं तो एक टिकर देख के तो हम पूरा प्रोग्राम की वो हमें सिचुएशन का पता चल जाता है कि विजुअल क्या है, अगर आप उसको बेसिक मेथड का बताओ। तो बाकी विजुअल बड़े, अगर दूसरा ये होता है कि इन चीज़ों का जो सिंक होना होता है, आपकी पर्सनैलिटी और आप जो बनाने वाला होता है। जैसे एग्जांपल है कि मैंने डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी कुछ की हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ और अपनी भी हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसमें भी ये होता है कि विजुअल बड़ा स्ट्रॉन्ग अगर हो ना तो कुछ कहने की भी जरूरत सम टाइम नहीं पड़ती, क्योंकि वो विजुअली आपके जो होते हैं वो फुटेजेस भी बोल रही होती हैं कि हम कितने बारोब हैं और हमारे हम कितने उसके लिए पावर रखते हैं उसकी। तो सम टाइम ये होता है कि हम जैसे बोलते हुए, जैसे अब अभी हम सोशल मीडिया की बात कर रहे थे हमारे मेरे सीनियर,
تو سوشل میڈیا میں اصل میں مختصر جو بیانیہ ہوتا ہے نا کسی کا بھی، وہ شر کا باعث بھی بن جاتا ہے، کیونکہ اگر ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی تو وہ میں نے تو وہیں پہ اسٹاپ ہو جانا نا جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے، تو وہ شر کی طرف لے جاتی ہیں چیزیں. اسی لیے ہم پڑھنا وہی بات ہے کہ جب 400 صفحوں کی کتاب کو ہم 2 ٹویٹس کے اندر ضم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ الٹا منہ پہ آگے لگتی ہے بال کی. وہی ہوتی ہے جو آپ جو سوچ رہے ہیں، جو جی. آپ کا اینگل ہے اور جو میرا اینگل ہے، یہ دو چیز ہے. ہاں، تو وہ اس طرح سے ویژول بھی اسی طرح سے ہیں کہ جس طرح کسی ڈاکومنٹری میں یا ہم کسی بھی رپورٹ کے اندر، ڈیٹیل رپورٹس کے اندر، جیسے اب مختلف 2-3 ورژن، اب بھی تو آپ تو سر بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اب تو رپورٹ بھی ماشاءاللہ ایک منٹ سے اوپر جاتی نہیں ہے ہمارے چینلز کا رنڈو جس طرح ہوتا ہے. جو اخبار میں ہو سکتی ہے. ہاں جی. تو اب وہ سٹوری اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ اس میں ایک رپورٹر کا پورے دن کی محنت جو ہے وہ 1 منٹ کے اندر، وہ رن ڈاؤن ہمارا بلیٹنس کے اتنے چھوٹے ہو گئے ہوئے ہیں، 30-32 منٹ کا بلیٹن ٹوٹل ہوتا ہے، تو 1 منٹ کے اندر وہ اس کے پورے دن کی جو محنت ہے وہ 1 منٹ کے اندر وہ کیسے آپ پورا کر سکتے ہیں. جیسے ابھی اسی طرح BBC کی کوئی دے رہا تھا ایگزامپلس، میں خود بھی ایک تھنک ٹینک SDPI کے ساتھ کر رہا ہوں، تو ہم 4-4.5 منٹ سے نیچے کی رپورٹ نہیں بناتے ہیں جو نارملی ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں شارٹ ڈاکومنٹری کے طور پہ لی جاتی ہے. تو وہ بیسیکلی ہم ڈیٹیل رپورٹ میں جاتے ہیں. ڈیٹیل میں یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک چیز کا پوائنٹ آف ویو اور اس کی جو فیکٹ اینڈ فگرز ہیں یا اس کے اندر جو ہے وہ چیز جب تک نہیں بتائیں گے تو اب وہ پارلیمنٹ یا کوئی اس طرح سے سپریم کورٹ کو کور کر کے آتا ہے 1 منٹ میں وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ ایک سائڈ کی بات تو بتا سکتا ہے، دوسری سائڈ کا صرف رخ دکھا سکتا ہے. تقریباً 200 لوگوں کا کام ہوتا ہے، پھر ٹیکنیکل سٹاف کا اپنا ایک رول ہوتا ہے، پھر ٹیکنیکلی وہ اچھا. پھر دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ ابھی میڈیا میں جائیں گے تو ٹیکنیکلی ورژن بہت اسپیڈ سے چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں. اگر کوئی کیمرہ ورک کرنا چاہ رہا ہے، کیمرہ ہر سال کے بعد کوئی نہ کوئی نئے ماڈلز آ رہے ہوتے ہیں، کوئی نئے فنکشن. بیس وہی ہوتی ہے، شارٹس کی وہی بیس ہے. آپ کی جو آپ دیکھیں پروڈکشن بیسیکلی ہوتی ہے آپ کی جو انسان کی جو سائیکی ہوتی ہے نا، پروڈکشن اس سے ہوتی ہے. پروڈکشن ہمیشہ بیس کرتی ہے انسان جو سوچتا ہے، کیونکہ آپ جو آنکھ سے دیکھتے ہیں اور آپ کے دماغ کا جو وہ دیکھنے کا جو میسیج آتا ہے وہ 4 سیکنڈ ہوتی ہے. اسی لیے آپ جو الیکٹرانک میڈیا سے کام کرتے ہیں اس کو جمپ شاٹ اسی لیے کہا جاتا ہے. جیسے ایک اسپیڈ سے گاڑی گزر جاتی ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی یہ وائٹ تھی، آف وائٹ تھی، یا کس کلر میں وہ ہے. تو وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو تیزی سے پھر جب گزر جاتا ہے تو کیونکہ وہ میسیج پوری طرح پہنچا نہیں ہوتا. اسی طرح ہر چیز کو اپنی ایک ڈیوریشن چاہیے ہوتی ہے، 4 سے 7 سیکنڈ یا مختلف جو شارٹس ہم یوز کرتے ہیں یا پروڈکشن سے ریلیٹڈ آپ جو میوزک کی تھیم بناتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹری لے رہے ہیں وہ تھیم آپ کو، ہمیں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کو مائیکل جیکسن کی ہسٹری کے اوپر بتا رہا ہوں اور میں میوزک میں نے روڈی کا لگایا ہو، ڈیزرٹ کا لگایا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بیسیکلی آپ کو تھنک کر رہا ہوتا ہے، آپ کے مائنڈ کو چیزوں کے ساتھ ریلیویٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ساری ریلیٹڈ ہیں. اچھا میں بچوں کو ایک بار تھوڑا سا نہیں، میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنے سوشل کانٹریکٹ پہ آئیں گے، کیونکہ پھر یہ والی چیز جو ہے نا امجد صاحب سے پوچھیں کہاں ہے. ایک عابد ہاشمی صاحب بھی بیٹھے ہیں تو میں کہہ رہی تھی کہ ایڈیٹوریل کے یہ جو کہ انچارج ہیں. جی بالکل. میں نے جو کہا تھا کہ بین بک کر رکھا ہے وہ پڑھ رہے ہیں ان سے ایک سوال. میں چھوٹا سا ایک بار میں جاپان گیا میں تو وہاں جو ایٹمی حملہ ہوا تھا اس میں جو اس کی تباہی ہوئی اس کی انہوں نے ایک لائبریری بنائی، اس کے سارے اثار اور سارے واقعات کے یہ تباہی ہوئی. پھر اس کا ایک دوسرا پورشن، اس کا دوسرا پورشن ہے اس میں انہوں نے وہ سب کچھ بتایا گیا کہ یہ امریکہ یہ اپنی حملہ کرنے پہ مجبور کیوں ہوا، ہماری غلطیاں کیسے. یعنی انہوں نے اپنی نسل کو صرف یہ نہیں کہا کہ امریکہ بڑا لازمی مار دیا، یہ کر دیا، یہ نہیں بتایا کہ ہماری کیا غلطی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہم نے کیا کیا. ہم نے صرف یہ تو بتایا کہ ایوب خان کا دور بہت شاندار دور تھا، ڈیم بن. ہم نے یہ نہیں بتایا کہ اس دور میں پاکستان بھی ٹوٹا، اس کے کیا فیکٹر تھے آپ نے تو نہیں. وہ آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں گے تو بتا نہیں، وہ اب اوپن ہے نا، اب تو بک کی شیپ میں بھی 30 سال کے بعد کوئی بھی بک جو بھی سنسرڈ ہے جو بھی کچھ ہے وہ اوپن ہے. بس یاد ہے گلوکارہ روڈ جہاں جس دن بہت ہوئی نا یہ بک اسی دن وہ انسیڈنٹ ہے کہ اسی دن پبلش ہوتا. تو یہ تو خیر 30 سال کے بعد ہم نے پڑھی، لیکن کوئی بک آتی ہی فوراً پڑھا کرنے سے پہلے کہ وہ بین ہو. ایک سوال ہے بس عابد ہاشمی صاحب آپ بھی گفتگو کریں گے ان سب کے ساتھ. میں سوال کروں گا، میری زبان ٹھیک نہیں ہے، زبان پھسل جائے میرے وہ چھالے نکلے ہوئے.
एक सवाल करूँगा आपसे अच्छा, ठीक। तो मेरे पास एक न्यूज़ है, मैं उसको इसलिए रोक रहा हूँ कि ये मेरे जज किया है, ये मेरे फौजी किया है, ये मेरे PM किया है, या किसी ऐसी मदद हस्ती की है, इसको मैं रोक रहा हूँ। तो ये सहाफ़त ये चीज़ की इजाज़त देती है कि आप कवर पे होते हैं, और हमने बहुत सारे इदारों को, बहुत सारी शख्सियात को इतना मुकद्दस बना दिया, ये रोक रोक के भी ये मेरा है, ये मेरा, मैंने इसको रोकना है, इसकी चीज़ सामने नहीं लानी। आज वो इतने मुकद्दस बन चुके हैं कि आज वो हमारे इदारे बंद कर रहे हैं, आज वो हमारी ज़बानें बंद कर रहे हैं। तो थोड़ी सी आप राय दीजिए। आपने बड़ा अच्छा से बताया था शायद। जो अखबार खबर का एथिक्स है ना, उसमें जिम्मेदारियां जो हैं उसका तयन करना सबसे पहले ज़रूरी है। बतौर सहाफ़ी मुझे एक वाक़या आज मैं यहाँ पे सुना रहा हूँ कि डेली टाइम्स में हम लोग काम कर रहे थे, एक खातून स्विमर के बारे में हमें पता चला कि वो कोई गड़बड़ हो गई किसी कोच के साथ और बाद में मामला खराबी की तरफ चला गया। तो अब जब ये खबर आई तो ऊपर से प्रेशर भी आ रहा है कि ये खबर फ़ौरन चलाएं। तो जो एडिटर साहब बैठे हुए उन्होंने कहा नहीं यार, इस खातून की ज़िंदगी तबाह हो जाए, ये कूड़े में फेंक दो, नहीं चलानी ये खबर। बहुत ज़्यादा प्रेशर के बावजूद उन्होंने बाकी साथी दोस्तों से भी कहा कि नहीं यार, एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी है जो ख़राब हो जाएगी, हम अपने चस्के के लिए ये काम नहीं कर सकते। तो उन्होंने वो खबर नहीं चलाई। दूसरा पहलू जो आप बता रहे हैं इदारों का, हर चीज़ की ज़िम्मेदार सहाफ़ी तबका नहीं है कि हम लोग उठेंगे और इसको बदल डालेंगे। जब हम लोग एक इसका हिस्सा बनते हैं जमहूरी अमल का, उसमें इदारे मौजूद हैं, उसमें उसका एक क्लियर कट वर्जन मौजूद है कि हम किन किन रास्तों से होकर उन इदारों तक अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। हर चीज़ आवाम में अगर हम फेंक देंगे उठाकर सिर्फ इसलिए कि आवाम में इस पर बहस शुरू हो जाए, तो वो उस चीज़ का हल कतई नहीं है। क्योंकि हम लोग अपनी तरफ से ये सोचने की कोशिश करते हैं कि जो सहाफ़ी आज शाम को प्रोग्राम 8 बजे कर रहा है वो सुबह दुनिया बदल देगा। ऐसे नहीं है। उसके लिए एंड पे भी हमें अदालत की तरफ भी रुजू करना है और उससे रेलिवेंट फोरम्स की तरफ जाना है। तो पहले भी हम उसी की तरफ रुजू करें, उसके बाद हम उस पर बहस ज़रूर करें, लेकिन उसको फाइनलाइज करने की अपनी तरफ से कभी भी कोशिश ना करें। इससे होता क्या है, अफरा तफरी का माहौल फैल जाता है। हम लोग जिस अफरा तफरी की बात कर रहे हैं वो हमने काफ़ी दफ़ा भुगती है कि हम लोगों ने देख लिया है कि ये डी चौक इतना वल्नरेबल है कि हम आज एक खबर दे दें, कल यहाँ पर हज़ारों का मजमा इकट्ठा होकर और ये चंद मखसूस लोगों को जो इस रूट से सफ़र करते हैं उनकी ज़िंदगियों को तबाह करेगा, उससे किसी और को फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही चीज़ अगर बाय द बुक चल कर की जाए कि रेलिवेंट फोरम पे जाकर ये बात की जाए वहाँ से, और हमारे नुमाइंदे चूँकि असम्बलियों का हिस्सा हैं, सेनेट का हिस्सा हैं और दूसरे इदारों का हिस्सा हैं, हम उनके थ्रू ये बात करें। हम अखबारात या टेलीविज़न पर ये बहस ना छेड़ें, क्योंकि वो कहते हैं कि खासा दी गल आमा आगे नहीं, क्योंकि आवाम बेचारी किसी भी तरह से वो तो पहले ही भरी पड़ी है बहुत सारे अपने मसाइल की वजह से। तो वो एक ज़रा सा उनको वो पेट्रोल है जिसको ज़रा सी चिंगारी भी, तो आवाम के वो लार्जर इंटरेस्ट में हरगिज़ नहीं होती कि सेंसिटिव इश्यूज़ आवाम तक पहुँचाए जाएँ, वो रेलिवेंट फोरम पे डिस्कस किए जाएँ। ये मेरा हम्बल ओपिनियन है। अच्छी बात है। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये चाह रही थी कि अब हमें ये तय करना है, अमजद साहब भी आ चुके हैं, हमारा जो थिंकर्स जर्नलिस्ट डायलॉग फोरम बना हुआ है उसके हम 3 एडमिन हैं, राशिद हबीब साहब हैं, अमजद कुरैशी और मैं हूँ। और आज हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का रखा था क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों के साथ भी हमारी इंटरेक्शन थी, तो हम चाह रहे थे पहले आप लोगों से बात हो जाएगी और उसके बाद फिर हम अपने मौजू पे आ जाएंगे। लेकिन आजकल जिस तरह से कोविड की सिचुएशन चल रही है उसमें हमारे 2 गेस्ट स्पीकर जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से हम देख लेते हैं कि अगर हम कम लोग हैं तो क्या हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बात फिर करें या आज करें, ये तय करना है जावेद मलिक साहब को और आबिद हाशमी साहब और आप लोगों को कि आप तय करें। बस आखिरी जो है स्टूडेंट्स के लिए एक वो, क्योंकि हरमीत बैठे हैं और हरमीत सिंह जो हैं वो अपने चैनल में एंकर भी हैं, तो इनसे पूछते हैं कि स्टूडेंट्स को एक एंकर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या वो सिर्फ उसकी अपीयरेंस अच्छी हो, क्या वो फ्लो में बोल लेता हो, क्या ये काफ़ी है, या उसके अलावा कौन सी खूबियों वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को हरमीत सिंह बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जैसे आप जानते हैं मेरा नाम हरमीत सिंह है और मैं राशिद साहब बैठे हैं तो इनसे सुप्रीम कोर्ट में बहुत कुछ सीखा है। मेरा इस फील्ड में इतना अरसा तो नहीं हुआ है, लेकिन अल्लाह का करम था, दस्तार की महर थी और अपनी भी क्योंकि ज़ाहिर बात है कि सिर्फ दस्तार की महर तो होती है, उसके साथ साथ आप अपनी मेहनत भी जारी रखते हैं तो आपको उससे लाभ मिलता है। सो मैं पाकिस्तान का पहला सिख न्यूज़ एंकर हूँ
اور بیورو چیف ہوں ڈینک سویرا ٹی وی کے ساتھ، اور یہاں ریڈیو پاکستان اور مختلف اداروں کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں ایز اے RJ۔ تو جس طرح سر نے بات کی کہ اینکر سب کے لیے بڑا وہ ہوتا ہے کہ حامد میر صاحب آ گئے، جو بھی آ گئے، جو ٹی وی پہ آتا ہے، اور سب کے لیے وہ کافی وہ لگتا ہے کہ یار مجھے بھی اسکرین پہ بیٹھنا ہے۔ اور سر میں معذرت چاہتا ہوں، آج کل ہمارے جو نوجوان نسل ہے، جو جتنی بھی آج کل آ رہی ہے یونیورسٹی، جتنی بھی یونیورسٹی میں جاتا ہوں، تو ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ وداؤٹ خبر پڑھے، وداؤٹ ٹکر بنائے، وداؤٹ کچھ چیز، وہ سارے اینکر بننا چاہتے ہیں۔ تو ایک چیز تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ میں پہلا بندہ ہوں شاید پاکستان میں جس کو اتنی پبلسٹی ملی پوری دنیا میں، ٹاپ 10 میں سوشل میڈیا کا ٹرینڈ میں بڑھا تھا، اور امریکہ کے ٹاپ سٹوریز پہ میں بنا تھا، انڈیا 108 چینل نے مجھے اپنا ہیڈ لائن بنایا تھا۔ تو میرے لیے تو یہ بہت بڑی فخر کی بات تھی، اور میرے لیے اس لیے فخر کی بات تھی کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا تھا اپنی شکل کی۔ ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کچھ جا کے اس کی لوگ اس سے وہ بات چیت کریں، لوگ اس فین فالوئنگ اس کی ہو، لوگ اس سے تصویریں کھینچیں، یہ شوق ہر ایک انسان کو ہوتا ہے۔ لیکن میرا شوق اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ جو ایک امیج بنی ہے مائنورٹیز کے حوالے سے، میں اس پہ کام کر سکوں۔ راشد صاحب جانتے ہیں میں پہلے کلین شیو تھا، آئی واز اے کلین شیو سیجداری سکھ لائک یوراج سنگھ۔ تو مجھے جب میں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو ہندو کمیونٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کرسچن کمیونٹی کی بھی ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں دنیا کو کیسے بتاؤں گا، کیونکہ مسلم اور کرسچن اور ہندو میں تو فرق نہیں ہو رہا ہے۔ تو میرے پاس یہ تھا، پرومیننٹ لوگ کے لیے دستار تھی میرے پاس، اور یہ 22 کروڑ مسلمانوں میں ایک سکھ صبح صبح آئے اور ست سری اکال سے خبریں شروع کرے، بڑا مشکل بھی تھا، ایک نیوز چینل کے لیے رسک تھا، اور اس کے لیے یہ بھی رسک تھا کہ ٹربن اور داڑھی کے ساتھ کیسے خبر بندہ پڑے گا، اور کوئی ایکسیپشن ہوگی، لوگ ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو یہ چیز سب کے لیے، کیونکہ ایک یہ آج کل یہ بزنس بن چکا ہے، تو مالک جو اس کو سمپل زبان میں بڑھیا بھی کہتے ہیں، جو ہندو میں ہوتا ہے، اور صرف جو کاروباری بڑھیا ہی ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے تو اس کو فائدہ ہوگا کہ نہیں۔ تو میں تھریٹ تھا سب کے لیے کہ میں کیا کر سکوں گا، لیکن اللہ کا شکر یہ تھا کہ میں جیسے میں آنر ہوا تو میں ٹاپ سٹوریز پہ چلا۔ آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزری ہوں، لیکن بہت آگے پیچھے یہ چیزیں چل رہی تھی، تو مجھے یہ خوشی ہوئی کہ چلو میں پاکستان کے حوالے سے بات، اب میں ہندوستانی چینل پہ بیٹھتا ہوں، جدھر بھی بیٹھتا ہوں، تو میں کم سے کم اپنے ملکوں کے حوالے سے بات چیت کو سامنے رکھتا ہوں، اپنا جو موقف ہے وہ سامنے رکھتا ہوں۔ اب بات آتی ہے اینکر کے حوالے سے، تو پہلی بات یہ ہے کہ میں پہلا بندہ ہوں جس کو اتنی پبلسٹی ملی، اور اس نے کہا نہیں یار، نیوز روم میں بیٹھ کے کیا کرنا ہے، تو صحافی نہیں ہوں میں۔ انٹرنشپ میں نے فیلڈ میں کام کیا، مجھے فیلڈ میں کام بہت ہی اچھا لگا، لیکن جب میں اس بند ڈبے میں بیٹھا تو ایک پرومپٹر ہے، پاجی نے جس طرح بات کی کہ پیچھے سے آپ کو بولا جاتا ہے کہ بھائی یہ بولنا، ابھی بریک کیا آپ نے، چھینکنا نہیں آپ نے، تو میں سوچ رہا تھا میں تو کٹ پتلی ہوں، مطلب میں بیٹھا ہوں اور بس جی السلام علیکم مسئلہ، تو یہ چیز کب تک چلے گی؟ اور جو آپ کو پتا ہوگا کہ بین الاقوامی صحافتی دنیا میں اس کو صحافی کہا نہیں جاتا ہے کہ جو ریڈر ہوتا ہے، کیونکہ آپ نیوز ریڈر ہوتے ہیں۔ تو میں لاہور سے آیا، اسلام آباد میں نے فیلڈ میں کام شروع کیا، راشد صاحب ہوتے ہیں، کبھی سپریم کورٹ، کبھی ایک جگہ دھکے کھاتا ہوں، کبھی کورونا پہ، کبھی جدھر سب سے زیادہ کورونا میں نے رپورٹنگ کی ہے، سارے کئی صحافی تو چلے گئے تھے، میں ہی کچھ بندوں میں تھا۔ تو میں آپ کو یہی کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے یہی کہوں گا کہ یہ چمک دھمک کے لیے اگر آپ نے اوپر پہنچنا ہے، اگر ابھی بھی دیکھیں میڈیا انڈسٹری میں اگر کوئی ٹاپ پہ بیٹھا ہے تو وہ رپورٹر سے اوپر بیٹھا ہوا ہے، رپورٹر سے جا کے وہ پہنچا ہوا ہے۔ تو جب آپ ایسے جاتے ہیں رگڑا کھا کے، جب آپ کچھ سیکھتے ہیں، تب آپ جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ اب پرسوں ایک لڑکی آئی، میں معذرت چاہتا ہوں ایک دو باتیں زیادہ کروں تو برا تو نہیں بنائے گا، ٹائم ہے آپ کے پاس۔ اس دن ایک خاتون آئی، بڑی اچھی فیمس اینکر ہے، تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یار مجھے جانا ہے سپریم کورٹ جانا ہے، تو ادھر ہائی کورٹ بھی چلی جاؤں گی۔ تو میں نے کہا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں، کیونکہ ایک ہی بلڈنگ میں تو ہوں گے، تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے، ہائی کورٹ ایک جگہ پڑا ہوا ہے، دوسرے سیکٹر میں ہے۔ تو جب تک آپ فیلڈ میں نہیں جاتے ہیں، فیلڈ میں کچھ سیکھتے نہیں ہیں۔ اور ایک چیز بہت بڑی کمی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ سر میں جب نئے آیا تھا تو مجھے ہمارے ڈائریکٹر نیوز آپ بھی ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے، فواد خورشید صاحب، تو مجھے وہ 2 کتابیں تھماتے تھے کہ بھائی آپ نے 1 ویک میں ختم کرنی ہے۔ اور اب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگ کہتے ہیں یار کتابوں کے انفارمیشن تو مل جاتی ہے۔ اب کتابوں کا نا اپنا وہ بنائیں کہ آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں، ہر حال میں 1 ویک میں 1 کتاب پڑھیں، مہینے میں پڑھیں، اپنی عادت ڈالیں۔ ایک تو اپنے پاس انفارمیشن رکھیں، ڈیلی اخبار، اگر آپ نے اس فیلڈ میں آنا ہے۔ ایک اور چیز جو چمک دمک آپ دیکھ رہے ہو نا، تو اس فیلڈ میں بڑی مشکلیں بھی ہیں، بڑی مشکلات کا سامنا ہے، کئی لوبنگ ہوتی ہے، کئی چیزیں جب آپ آگے جاتے ہیں،
कई चीज़ें फील्ड में कभी मार खानी में आई थिंक ये जो इसका धरना था खादिम रिजवी साहब का, अल्लाह उनको माफ़ फरमाए, तो मैं वहाँ पे जब पहुँचा तो मुझे पकड़ा, वहाँ पे डंडों के साथ मुझे पकड़ा गया और कत्ल करने के लिए बात नौबत आ गई थी। पर चलो भला ये था कि मैंने कुछ 2-3 बातें ऐसी कर दी कि मुझे मेरी जान छूट गई वहाँ पे। तो आपको यहाँ तक भी हद आ सकती है, लोग आपको सारा कुछ, वो ऐसा नहीं होता कि चमक दमक से सिर्फ तस्वीरें लोग आप लोगों के साथ खींचेंगे, कई चीज़ें नशीब व फराज हो, सारी चीज़ें आपके रास्ते में आएंगी। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि मुझे नहीं पता आप लोगों की ये कॉन्फ्रेंस वगैरह, ये जो मीटिंग हुई, मैंने कभी अटेंड नहीं किया, माज़रत चाहता हूँ, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों का कोई सवाल है एंकर के हवाले से कि न्यूज़ रीडर आप कैसे बनते हैं या साफ़ी बनते हैं, वो ज़्यादा सीनियर साफ़ी हमारे और भी बैठे हैं, लेकिन मेरे ज़ात के हवाले से अगर आपको कोई सवाल है, मेरी ज़ात का मकसद मेरे प्रोफेशन के हवाले से, तो आप मुझे सवाल कर सकते हो। कुछ चीज़ों का मुझे पता नहीं कि आप लोग किस चीज़ के डिस्कशन हो रही है, मैं माज़रत चाहूँ, देख तो मैं लेट आया इस बात पे, लेकिन ये है कि आप लोगों ने काम करना है, फील्ड में काम करना है, आपने सीखना है, अपने बड़ों से कुछ 2 लफ्ज़ सीखने, ये बात इसमें कोई शक नहीं कि आजकल के नौजवान बड़े तेज़ हैं, बड़े फास्ट हैं सबसे ज़्यादा। सो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि 1-2 लफ्ज़, मैं अभी इनको अपना उस्ताद मानता हूँ, मैं सादिया से 2 लफ्ज़ सीखता हूँ, आपसे सीखता हूँ, क्योंकि मैं साफ़ी, अभी मैंने गोता लगाया हुआ है, मुझे नहीं पता मैं समंदर को, ये जो साफ़त का जो ये एक समंदर है, इसको मैं क्रॉस करूँगा या नहीं करूँगा, मेरी पूरी दुनिया मैंने सीखना ही है पूरी ज़िंदगी में। सो आपसे ये गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें, अखबार अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आप लोगों ने एंकरिंग के हवाले से कुछ सवाल करने अपनी आवाज़ के हवाले से, तो वो भी मुझसे कर सकते हैं। सिर्फ मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी बात इन्होंने की कि सेंसिटिव इश्यूज़ जो होते हैं, कई लोग हमारे ये शिकवा करते हैं कि यार इस पर खुल के बात करें। एक तो आपके मुल्क में एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल भी। मैं उसको एजुकेशन ये इसलिए नहीं समझता कि हमारी तरबियत किस लेवल की, हम सबको पता है। हम वो कौम है जो हम जज्बातों की खातिर हम सारा कुछ बिगाड़ लेते हैं। हम जज्बाती लोग हैं और जज्बातों पे कंट्रोल करना होगा और आप लोगों ने करना होगा। तो एक तो अगर हम इस किस्म की चीज़ें खबरें लेके आपको डाल लें, तो ऑलरेडी आप लोग तो वैसे तपे हुए हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हम लोग तो ज़ाहिर फ्रस्ट्रेटेड है, तो फिर उस चीज़ को ज़्यादा ख़तरनाक लेवल तक जाने, तो कुछ सेंसिटिव इशू होते हैं, उस पर हमें बात करने की अगर हमारे पास है भी कलम, लेकिन जब बात मुल्क की आती है, कुछ इश्यूज़ पे आती है जिसमें हमारे मुल्क की जो इमेज है वो बिगड़ती है, तो यकीनन मैं अपनी राय के साथ यही कहूँगा कि मैं तो कभी उस पर काम नहीं करूँगा। बाकी कई सारी चीज़ें, जिस तरह महमूद रहमान की जो रिपोर्ट है, ये आप ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, या इस तरह कई और किताबें हैं, वहाँ से आपको नॉलेज मिलेगी। लेकिन अपना कलम और अपनी जो आवाज़ है ना, वो आप लोगों ने अपने मुल्क की, और देखो मुल्क में भी कई सारी चीज़ें होती हैं, कई गड़बड़, उसकी आप करप्शन पे बात करें, कई हर चीज़ के हवाले से बात करें, लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिसको नहीं छेड़ा जाए तो अच्छी बात है, आप समझने के लिए उस पर काम करें। लेकिन ये नहीं कि आप कल बैठे और बड़े, आजकल सोशल मीडिया पर हर एक बंदा कुछ ना कुछ बोल लेता है। सो आप लोगों के पास ये चांस है कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से भी आपको, मैं तो खुद सोशल मीडिया से आ गया था, मुझे ये ऑफ़र हो गई थी कि आपकी लुक अच्छी है, मुझे नहीं पता अच्छी है ये आप कह सकते हैं भाई, लेकिन चलो मेरी आवाज़ थी कि मुझे पसंद किया गया और मुझे सोशल मीडिया से मैं आया हूँ। तो आप लोग के पास तो चांस है, आप तो हमसे ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, अपनी जो राय है वो लिखें, अच्छी तरीके से लिखें, लोगों से सीखें, सीनियर जितने भी बैठे हैं। तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है दुनिया में वो काम, जब तक आप मेहनत नहीं करते और दिल से मेहनत नहीं करते ना। ऐसा नहीं कि मैं सुबह आ जाऊँगा और मैं एंकर बन जाऊँ, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। फिर आप पैराशूट से अगर आप आते हो तो फिर उसी तरह गिरोगे भी। सो मेरी गुजारिश ये 2-3 बातें, 2-3 तो मैं ज़्यादा बातें कर ली, हम सारे चूँकि उधर एक ताज़ियत रेफरेंस भी रखा गया है, हमारा ये भी काफ़ी राउंड हो गया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हम अगला रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सवाल जवाब के लिए मदऊ करना चाहूँगी। राशिद हबीब साहब यहाँ तशरीफ़ लाएँ, जावेद मलिक साहब, आबिद हाशमी साहब, आप इधर आ जाएँ स्टूडेंट्स के सामने, सीनियर्स, तो सही तरह से उनको जवाब दे सकेंगे। और हाँ, सवाल और जवाब का सिलसिला होगा, तो आप सामने बैठ जाएँ, एक चेयर इधर कर लें। तो वकास साहब आप उधर आ जाएँ, बस एक ही चेयर है, मैं खड़ी हूँ, आप बैठे, मैं बहुत बैठ गई हूँ, वकास साहब बैठे, आबिद साहब बैठे, आबिद साहब स्टूडेंट्स, अब आपको सवालात करने होंगे। बच्चों सवाल जवाब कर लें। हामिद मीर भी दूसरे उसमें हॉल में आए हुए हैं एक ताज़ियती रेफरेंस के लिए, तो आप फिर उसके बाद बेशक अगर जो चाहेगा वहाँ उनको सुने तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप सवाल जवाब, हमारे सीनियर्स बैठे हुए हैं, आबिद हाशमी साहब, वकास साहब, राशिद हबीब साहब, जावेद मलिक साहब,
تو وہ آپ ان سے سوال کیجیے. امجد قریشی صاحب بھی ایڈیٹر ہیں اخبار کے. تو سر ابھی آپ بات کر رہے تھے سینسٹیو ایشو کی. تو جب ایک اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہے اور ہر شہری کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنے تھاٹس جو ہیں وہ ایکسپریس کر سکتا ہے, تو پھر اس کے لیے تو سب چیزیں ایک جگہ پہ ہی آ جاتے ہیں کہ سینسٹیو یا نان سینسٹیو سب ایک ہیں. ایک سوال یہ تھا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ سر آپ کہہ رہے تھے کہ جب آپ خبر بریک کرتے ہیں, کوئی اسٹوری کرتے ہیں تو آپ اس کو آن کرتے ہیں, لیکن سر جب ایک جنرل اسٹوری کرتا ہے تو اس کو پیش کرنے کے لیے اسے ایک پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے. کیا نیوز جس نیوز چینل سے جس یا اخبار سے وہ کرتا ہے, کیا وہ اس کو نہیں دیتے اتنی پاور کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے رہیں؟ بہت زبردست. اچھا پہلی تو مجھ سے سوال کیا نا جی اجازت سے. پہلی بات ہے کہ آپ نے بات کی آزادی, رائے کی اظہار رائے کی آزادی. آزادی کی ڈیفینیشن بتائیں سر. اپنی جو تھاٹس ہیں آپ آزادی کی ڈیفینیشن. ایک آزادی ہے, ایک آپ کو حرکت کرنے کی آزادی ہے, یعنی آپ فری ہیں, کہیں بھی جائیں, کچھ بھی کریں, ایسے اپنا ہاتھ گھمائیں, آپ کو آزادی نہیں ہو سکتا. تو وہ آزادی آپ کی ختم کہاں ہوتی ہے؟ وہ آزادی یہاں ختم ہوتی ہے, میں نے ہاتھ گھمایا نا, جہاں ان کی ناک آ گئی ہے وہاں میری آزادی ختم ہے. ٹھیک ہے نا. آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں دوسرے کی ناک شروع ہوتی ہے. میرا ہاتھ اس کی ناک کو ٹچ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ اس پر تکلیف ہوگی, ہو سکتا ہے ٹوٹ ہی جائے, ہڈی ٹوٹ جائے. تو اچھا جب سینسیٹیو ایشو کی بات کی تو آپ نے یہ جج کرنا ہے کہ آپ کی اس خبر سے کہیں ملک کی فائدہ نہ ہو جائے. مطلب آپ کوئی ایسی خبر لیک کر دیں جو انڈیا کے لیے بڑی زبردست ہو, وہ جا کے فٹیف میں آپ کو بین لگوا دے انٹرنیشنلی, فارغ اکنامکلی سارے آپ ڈوبے میں فارغ ہو جائیں گے. یہاں آپ کی رسپانسبلٹی. اور جو خبر, جیسے میں نے کہا, میں نے آپ کو اس کو ایگزامپل بھی دی تھی کہ جب آپ نے خبر دے دی نا, وہ اتنے یقین کے ساتھ دینی ہے کہ کل کو اس کی تردید بھی ہو گئی تو میرے پاس یہ بڑا ثبوت ہے, نکال دیتا ہوں میرا. تو ادارہ جو ہے نا, ادارے نے آپ کو ہائر کیا, ادارے نے آپ کو فرض کرنا بھیج دیا کرکٹ گراؤنڈ میں میچ کور کرنے کے لیے. اب ایڈیٹر اور ادارہ وہاں نہیں ہے, آپ ہیں ادارہ, آپ ادارہ ہیں. وہ آپ کو آپ کی خبر آنکھیں بند کر کے چھاپ دے گا, اور کل کو ایڈیٹر کو یہ مان ہوگا کہ میرے رپورٹر نے خبر دی تھی, دیکھو ہم نے لیڈ چھاپی ہے. اور جب اس کی تردید آئے گی تو وہ آپ کو بلا کے پوچھے گا نا, تو پھر وہ آپ کا کانفیڈنس بتائے گا, آپ کا اس پہ آپ کی جو گرے پہ خبر پہ, جو آپ کے سورسز تھے, جو آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے, اس کی بیس پہ آپ کھڑے ہوئے. ورنہ آپ کہیں گے سوری سر غلطی ہو گئی, مجھے تو انہوں نے کہا تھا تو میں نے, یا آپ نے کسی دوست لے کے چھاپ دی. آپ اس وقت کانفیڈنٹ نہیں ہوں گے اگر آپ نے خود اسپورٹس گراؤنڈ میں نہیں دوست لے کے چھاپ دی. پھر آپ آئندہ شائن کریں گے اور مدد کریں گے. اور جب آپ کے ادارے کو مدد چھاپنی پڑے گی تو اس سے زیادہ کوئی لمحہ اس ادارے کے لیے ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنے رپورٹر کی غلطی کی وجہ سے معاشرے میں دے گا. تو میرا سوال ہے جاوید ملک صاحب سے کہ آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کے بارے میں بہت مطلب ایکسپلین کیا ہے. جو اس وقت ڈیجیٹل میڈیا وہ آنے والا پاکستان کا جو فیوچر ہے, مطلب تمام جرنلسٹ آج کل ہر بندہ خود میں ایک جرنلسٹ ہے. وہ اس کے پاس سیل فون ہے, وہ یوز کرتا ہے, سوشل میڈیا ہے, مطلب ٹویٹر ہے, واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, وہ ٹویٹس بھی کر رہا ہے, پوسٹ بھی کر رہا ہے. میں پچھلے 2 سال سے مطلب سوشل میڈیا ایکٹیو ہوں, تو میں مطلب ٹویٹر بھی یوز کر رہا ہوں, یوٹیوب میں نے ویڈیوز بنائی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا جو اس وقت پاکستانی سطح پر اس کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن بننے چاہیے کہ مطلب حکومت پاکستان کو ایک اسٹینڈ لینا چاہیے کہ مطلب ہر جرنلسٹ آ گیا یوٹیوب پہ, وہ کچھ ایسی اسٹوریز بنا رہا ہے جس پر اسے مطلب وہ پریسیڈنٹ مطلب وہ آپ کچھ بھی بول دیتا ہے نا. تو اس حوالے سے کہ سوشل میڈیا رسپانسبلٹیز ہیں, ان پر کام کرنا چاہیے کہ ہمیں؟ بالکل کرنا چاہیے اور اس پہ کام ہو رہا ہے. لیکن ظاہر ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں بطور میڈیا کہ کہیں سوشل میڈیا کی آڑ میں ہم جو پہلی بہت ساری اس میں جکڑے ہوئی ہیں, کہیں یہ ہمارے لیے کوئی مزید ٹھنگا نہ ڈھونڈ رہے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ کیمرہ کو بھی پیچھے ہونا پڑتا ہے. اور بہت سارے پچھلے دنوں انہوں نے ایک پلان کیا تھا کہ ہم ایک لائسنس جاری کریں گے یوٹیوب کے لیے, اور اس پہ میری ہی جا کے وہاں پہ بحث ہوئی تھی, جس پہ یہ معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا تھا کہ ٹیکنیکلی دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. یوٹیوب بذات خود ایک ویب سائٹ ہے, آپ اس ویب سائٹ کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ نے اس ویب سائٹ کے اندر 1 لاکھ چینل کریٹ کر لیے, آپ کو لائسنس نہیں چاہیے, لائسنس یوٹیوب کو چاہیے. تو ابھی ہمارے ہاں ڈیجیٹل میڈیا میں بہت ساری چیزیں اس ترتیب سے ہونی ہیں. پھر جب سائبر
क्राइम एक्ट आया है, तो साइबर क्राइम एक्ट इतना कंप्लीट एक्ट है वैसे कि वो किसी को भी उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस पर भी हमारा उनके साथ बहस मुबैसा हो रहा है कि पहली स्टेज पे हमने ये किया था कि इसको आप चैनल और अखबारात की जो वेब्स हैं उनके लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि अब जिस तरह डेली पाकिस्तान की एक वेबसाइट है, लेकिन उसमें अखबार तो नहीं होता, वो तो दुनिया जहान की चीज़ें चलाता है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि अभी ये है बहुत इब्तदा, ये शुरू है, ये आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है हमें बहुत सारी ऐसी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा और मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है। और हाँ, और जिस तरह ये पहले इन्होंने भाई ने कहा, मैं कोई 7-8 साल मैंने लाहौर रिपोर्टिंग की है। लाहौर ज़रा मुश्किल शहर है रिपोर्टिंग के लिए, इस्लामाबाद उसके मुकाबले में बहुत आसान शहर है। फिर इस्लामाबाद आके भी मैं रिपोर्टिंग के साथ मुंसलिक रहा। मेरा ये ख्याल, मेरा ये ज़िंदगी का तजर्बा है कि जब तक रिपोर्टर फ्रीक नहीं बनता, एक ख़बर में अगर मैं फ्रीक बन के एंगलिंग करता हूँ तो मेरे लिए मसाइल आएंगे। जब तक रिपोर्टर फ्रीक नहीं बनता, दोनों धड़ों को उससे कोई इख्तलाफ नहीं होता, वो उसको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देते हैं, ठीक है, लेकिन उनको भी पता होता है कि ये इसमें कहीं फ्रीक नहीं है, इसकी कोई अपनी वो चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि बाज़ औक़ात हम छोटी छोटी चीज़ें, राशिद भाई ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मेरी ज़िंदगी का जो ख़बर का मैं समझता हूँ कि जो सबसे बुरी ख़बर मैंने दी, वो जब कश्मीर में ज़लज़ला था तो कश्मीरी ज़लज़ला ज़दगान के एक शादी का इवेंट था, इज्तिमाई जब शादियाँ हो रही थी, तो उसमें उस वक्त के वज़ीर दाखिला को मेहमान था, उसको कहीं से किसी ने शराब पेश की और वो हमारे फ़ोटोग्राफ़र ने फ़ोटो बना ली और मैंने उस पर वो ख़बर दे दी। और वो अगले दिन तमाम इंडियन चैनल्स पे हमारे अखबार की उस ख़बर के साथ वो सारा दिन उसको घुमा रहे थे, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मैं ये बात सुनता हूँ कि यार बहुत मुझे उस बुरी तरीन ख़बर पे भी मुझे कहीं से दबाव नहीं है। और अलबत्ता जब ये सारी चीज़ें मेरे सामने आई, मैंने खुद महसूस किया। फिर 3-4 दिन बाद हमारा कुछ और लोगों से सीनियर के साथ डिस्कस हुआ, तो मैंने खुद अपना एहतसाब किया कि यार मुझसे ये गलती हुई है। जिस तरह हम अपने घर के अंदर की भी देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम बाहर नहीं करते, तो इसी तरह मुल्क भी हमारा घर है, हमें बहुत सारी चीज़ों को खुद देखना चाहिए कि इससे ज़ाहिर है उसके लिए प्रॉब्लम आएगी। और डिजिटल मीडिया का बहुत तेज़ी के साथ नौजवान जिस तरह ग्रिप कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है ये गालम गलोच और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी और इसको असल लोग आके हर चीज़ को कवर करते जाएंगे। उसके लिए सिर्फ ये है कि बाज़ाब्ता अब इस पे काम शुरू होना चाहिए कि बाज़ाब्ता ऐसे जगह मौजूद। मुझे उस दिन कुछ लड़के आके मिले और मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा जी कि कुछ कैमरामैन थे, कुछ रिपोर्टर्स थे, कुछ ये सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए लोग थे कि जी क्यों ना हम अपनी एक न्यूज़ एजेंसी लॉन्च करें और हम सारे खुद मिल के काम करें। देखिए ये एक बड़ी अच्छी कोशिश है, ये आज से 20-25 साल पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। कोई अखबार निकालने ये सोचा भी नहीं जा सकता, कोई अपना चैनल शुरू कर देगा ये मुमकिन भी नहीं। अब ऐसे मौके मौजूद हैं कि बहुत सारे लोग मिल के उसको कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जितनी स्पीड के साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं, अगले 5-7 सालों में आपका जो टीवी है वो आपका मोबाइल ही होगा। तो अभी से जो लोग इस पे काम कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में बहुत बेहतरी की तरफ। थोड़ा सा ऐड करूँ, जैसे आपने कहा कि कोशिश ये हमारी यही होती है कि घर की कोई गलत बात बाहर ना जाए या हम अपने घर को सेफ रखने के लिए करते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही हमने जो अपना एज जर्नलिस्ट किरदार अदा करना है वो मुल्क के इस्तेकाम और तरक्की के लिए करना है ना, इसके ख़िलाफ़ तो काम नहीं करना। तो जहाँ आपको खुद लगे, खुद ऐसा करें कि यार ये खबर मुल्क के ख़िलाफ़ जैसे मारूंगे। एक पंजाबी की बड़ी अच्छी मिसाल है कि वो खातून जो थी वो अपनी सास से तंग थी, वो आपस में बातें कर रहे, तो किसी ने गुजरते हुए कहा, आपस में बता रहे थे कि तुम ऐसे थे तुम ऐसे थे, तो किसी ने साथ से गुजरते हुए कहा कि बीबी जी सारे सच बोलने से घर नहीं बनता, अगर आप सारे ही सच बोलना शुरू कर देंगे तो फिर घर आपका नहीं बचता। ये पिछले दिनों एक वजीर हैं हवाबा जी के, उन्होंने कह दिया कि हमारे जो ये हैं पायलट की डिग्रियां जाती हैं, तो वो तो बोलकर घर चले गए, तो पीछे आधी दुनिया ने आपके जो एरोप्लेन है उनका दाखिला बंद कर दिया। तो सारे सच, वो उनकी बात 100% भी सच्ची हो, लेकिन लोगों को कितना बड़ा स्कूप उससे मिल गया कि आइंदा इनकी एयरलाइन का कोई इधर ना हो। उसका हल क्या था? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, इंटरनली तहकीकात करते, जो जाली थे उनको खाली कर देते। अच्छा मेरी एक और सवाल है सर आपसे, आप रिपोर्ट की कवर कर रहे हैं, मतलब जो हमारे बड़े बड़े सब जर्नलिस्ट बैठे हैं, एनालिसिस बैठते हैं, रात को उनके टाइम शो हम देखते हैं उसमें तो ये है कि वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करते, मतलब वो जर्नलिस्ट जो है एनालिसिस बैठे वो खुद जाकर सुप्रीम कोर्ट में कवर करना नहीं है, लेकिन वो है कि सुनी सुनाई बातों पर वो मतलब न्यूज़ एनालिसिस दे रहे होते हैं, मतलब जो बीट अगर वो एक छोटा रिपोर्टर है वो उससे कोई उसकी वैल्यू नहीं है, वो आके मतलब जर्नलिस्ट अब हमारी को इंस्पायर, जैसे इनके इन्होंने कहा कि मैं रोफ क्लास इंस्पायर करते हैं, तो रोफ क्लास को कभी वो कोर्ट तो गए नहीं है, उन्हें कुछ मतलब फैक्ट्स एंड फिगर है, उनको हेयरिंग जो हो रही है उनको कुछ पता नहीं होता, तो मतलब इस तरह कुछ तो एक जो आने वाली जो यूथ है, जो मतलब स्टूडेंट है, तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि मतलब जर्नलिस्ट ये बीमारी का मुजाहरा क्यों करते हैं, मतलब उनको एक बीमारी, जैसा आपने क्या है कि मतलब एक पॉलिटिशियन है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, इतना जर्नलिस्ट को भी तो बीमारी का मुजाहरा जिम्मेदारी का मुजाहरा तो ज़रूर करना चाहिए। बाकी ये आपने कहा कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते या कोर्ट नहीं जाते और बात कर रहे होते हैं, तो उसका तो मैंने वजह बताई है ना कि वो उस अदारे के ऐसे हैं जिसके आप रिपोर्टर हैं, तो वो आप पर डिपेंड कर रहे हो कि उन्हें ये यकीन होता है कि आपने जो खबर दी है वो 100% ऐसी है, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके एनालिसिस कर रहे होते। अब ये देखना आजकल जो बहुत सारे एनालिसिस हैं एजेंडा बेस्ड भी होती है, कोई किसी के लिए काम कर रहा है तो उस उनके हवाले से एंगलिंग हो जाती है, तो जिम्मेदारी का वगैरह अपनी बाकी होना चाहिए, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, जरूर करती और करते नहीं, सबके अपने अपने लिमिट्स हैं, स्टेक्स हैं, मुफादात। अच्छा आपकी नज़र में जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशन दायर की है मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने, नवाज शरीफ की मतलब तकरीर जो है ना ऑन एयर होनी चाहिए, लाइक ये तो आप इस पर कुछ प्रोपेगेंडा न्यूज़ है ना कि ये कहा जा रहा है, उस जर्नलिस्ट का जो टोला मैं ये बता रहा हूँ, ये आपको खबर ये पहुँच रही है कि पिटीशन ये दायर कर दी है कि नवाज शरीफ की तकरीर पर से पाबंदी हटाई। ये पिटीशन नहीं है कि नवाज शरीफ को तकरीर करने की इजाज़त दी जाए या ना दी जाए, वो पिटीशन ये है कि पैमरा ने जो चैनल्स को रोका गया इसको नशर करने से वो पाबंदी हटाई। जो तकरीर आप छुप के सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो फिर टीवी के ज़रिए सुन रहे हैं, या तो नवाज शरीफ को वहाँ से बैन करें कि कोई तकरीर नहीं। ये पिटीशन वो अपनी आज़ादी के लिए, जैसे उन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी है कि जो हो रहा है वो हम दिखाएँ, वो समझते हैं नवाज शरीफ की तकरीर एक चैनल समझ रहे हैं, इससे कौन को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, वो दिखाना चाहते हैं वो दिखाएँ, कैमरा उसको रोक ना रहे। इसके लिए फिर अल्ताफ हुसैन की तकरीर के लिए भी इजहार मुआर हो जाएगी जी, जब फैसला जब आएगा उसी पे डिपेंड करेगा। अल्ताफ हुसैन को रोकें ना, और नवाज शरीफ को रोकें, आपने जुर्म किया आपको रोकना है, अब मेरा अदालत ना बन जाए। सर यहाँ सादिक ने कौमी असम्बली में जो बात की थी, एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, क्या आप मीडिया को उस वक्त इस चीज़ को सेंसर नहीं करना चाहिए था? क्योंकि सर ये तो स्टेट के भी जा रहे हैं, नेशनल ट्रस्ट को भी पता नहीं है उन्होंने जब हमारे इदारों के बाद हाँ जी, ये बिल्कुल सेंसर होनी भी चाहिए इस तरह की तकरीर, और इसमें एक छोटा सा मैकेनिज्म है, सरकारी इदारे से मैं वाबस्ता हूँ, मैं उस हवाले से आपको बता देता हूँ कि हम कोई भी चीज़ बिल्कुल लाइव नहीं देते, हर चीज़ में हम थोड़ा सा डिले के साथ आते हैं, ताकि अगर कोई ऐसा वैसी बात कोई करे तो उस पर या तो हम बीप दे दें या उससे हम डाइवर्ट कर दें। तो ये पॉलिसी छोटी सी सेंसर की जो एक वो कैंची होती है वो हर जिम्मेदार प्रोड्यूसर के हाथ में ज़रूर होती है कि ये जो बात आप सुन रहे हैं ये आवाम तक जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। तो अब वो चूँकि उसकी फीड यहीं से सरकारी मीडिया से ही गई हुई है, क्योंकि और तो वो किसी के पास है नहीं, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज भी सरकारी मीडिया उस पर करूँ। लेकिन ये है कि इसमें वाकई उनका जो बयान था वो अपने चूँकि अगेंस्ट है, हमारी अपनी सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है, तो इसको भरपूर तरीके से हम तो कंडेम करते हैं, कभी इस तरह का बयान
सियासी एफिलिएशन हमारी हो या ना हो, हम किसी अपने दुश्मन को मौका नहीं दे सकते कि वो हमारे इस तरह से करे। इंडिया ने तो इस पे फिर पूरे हाँ, वो जाहिर है, वो तो छोटे अच्छा, मैंने एक जगह जो आप सारे सीनियर जर्नलिस्ट के पैनल में बैठे हो, तो आप कभी भी स्टूडेंट रहे होंगे ना, तो आपको स्टूडेंट के मसाइल का पता होगा, स्टूडेंट क्या मसाइल। इस वक्त स्टूडेंट जो है उसको मतलब इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार किया हुआ है मतलब गवर्नमेंट ने। अब ये है कि इस्लामाबाद में मोस्ट यूनिवर्सिटी सील हो चुकी हैं, मोस्ट यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं और कुछ बुला रही हैं। अब उनमें ये कि कुछ 2 दिन बुलाती हैं, 3 दिन ऑनलाइन। अब जो बच्चा बलूचिस्तान से आता है, जो बच्चा साउथ पंजाब के बैकवर्ड इलाके से आता है, तो वो सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ है और पूरा वीक जो है ना वो बैठा रहा रूम में और ऑनलाइन क्लासेस। तो क्या वो 2 जो दिन है वो ऑन कैंपस क्लासेस वो ऑनलाइन नहीं हो सकती? मतलब एक मौसम पॉलिसी क्यों नहीं बना रही? और इस वक्त स्टूडेंट जो है उसको मतलब कठपुतली बना दिया है। स्टूडेंट्स को कोई राइट्स नहीं है, उनके कोई राइट्स की बात नहीं करते। जो हमारे जर्नलिस्ट बड़े बड़े एंकर बैठे कभी स्टूडेंट्स की बात नहीं करते। क्या ये कभी कोई स्टूडेंट नहीं रहे? अब इस वक्त मैं जिस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं वहाँ मैथ्स कॉम कर रहा हूँ, तो वहाँ पर ये क्या हमें जर्नलिज्म को स्टूडेंट के होते हुए भी हमें बोलने नहीं दिया जाता। तो आपको उतना अंदाजा लगे कि हम क्या जर्नलिस्ट बनेंगे जब हम अपने हाथ की आवाज़ नहीं उठा सकते। मतलब अब हमारी यूनिवर्सिटी सील हुई है, डीसी ने सील किया, तो ये है कि अब 2 दिन के बाद जो हमारा रेक्टर है वो जाकर नोटिफिकेशन जारी कर रहा है कि यूनिवर्सिटी सील होगी। मतलब 2 दिन तक उसने पूरी फुल जोर लगाया कि यूनिवर्सिटी में सील नहीं होने दूंगा। भाई क्यों नहीं होने दोगे आप? मतलब एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो हेल्थ ऑफिसर है वो यूनिवर्सिटी सील करके जा रहा, आप बजीद हैं, उन्होंने अपनी एक नाम बनाई हुई है। उसके बाद फिर जब जर्नलिस्ट जब स्टूडेंट्स है वो जो बन रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो जब आवाज़ उठाते तो इसके खिलाफ वो कहते हैं कि हम आपकी डिग्री का मसला कर देंगे, तो आप चुप करो। तो ये अगर आप जब बन रहे हैं जहाँ पे जर्नलिस्ट बने, तो आप उसकी अपनी आवाज़ उठाते, तो कल आप जाके फील्ड में क्या काम करेंगे? कल मैं जाके मुआशरे में क्या आवाज़ उठाऊंगा? मैं कल किसी के लिए क्या आवाज़ उठाऊंगा जब मैं खुद में इतना मतलब मुश्किलात का शिकार हूँ, मेरे ऊपर जुल्म हो रहे हैं। मतलब स्टूडेंट स्ट्राइक की तो इस वक्त कोई बात नहीं हो रही। बीइंग अ स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बात करूँगा कि जो जर्नलिस्ट है उन्हें स्टूडेंट्स की भी बात करनी चाहिए। अब इस वक्त स्टूडेंट्स, अब हमें ये पता चलता है कि सुबह हमारी ऑनलाइन क्लास है, तो उसके अगले दिन पता चलता है कि नहीं ऑन कैंपस क्लास है। अब मतलब रात को अब जो स्टूडेंट है वो रात को अपने घर से है। अब हर स्टूडेंट का तो यहाँ पे घर नहीं है ना इस्लामाबाद। मोस्ट स्टूडेंट यहाँ से बैकवर्ड एरिया से हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। कोविड के मसाइल नहीं, कोविड में तो मुआसिब परिस्थिति बनानी चाहिए। इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहता हूँ। जिस तरह अब हमारी यूनिवर्सिटी भी फाउंडेशन यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट कैंपस, तो इस तरह कह रहे हैं कि हम कुछ स्टूडेंट को बुलाएंगे, कुछ ऑनलाइन क्लास देंगे। तो सर हमें 2 दिन बुला लेते हफ्ते में, तो सर उसमें क्या कोरोना नहीं होता? जो बाकी 4 हमारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं उसमें कोरोना आ जाता है, तो ये भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं खुद मतलब आगे जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, बाकी जो मेरे क्लास फेलोज है तो मैं उनको जब भी बताता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, मैं इस पर कुछ आगे मतलब बात करना चाहता हूँ, हम स्ट्राइक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो डरते हैं। हाँ, वो आगे नहीं आते ये सर। आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं भी ज़रा थोड़ी देर के लिए अपने जब उस स्टूडेंट एरिया में चला गया। देखिए, आपको अपना करंट रोल जस्टिफाई करना है। करंटली आप स्टूडेंट, ठीक, करंटली आपका बिल्कुल नहीं बनता कि आप वहाँ पर ये प्रोटेस्ट वगैरह और इस तरह की चीज़ें करें, क्योंकि आपकी अप्रोच लाजमी तौर पर जर्नलिस्ट तक होगी। तो उस शख्स को ज़रूर इंगेज करें जो जर्नलिस्ट है इस वक्त और जिसकी ये ड्यूटी है। आप लोगों का ये हरगिज़ फ़िलहाल रोल नहीं, ये आपको आज़ादी तब मिलेगी वंस यू आर ए जर्नलिस्ट। सर अब हमारे पेपर जो वो कह रहे हैं कि 23 से मतलब मंडे से आपके पेपर्स कैंपस में होंगे, क्लासेस हमारे ऑनलाइन लिए गए, तो क्या हमारे पेपर क्लासेस को ऑनलाइन लेते, पेपर्स कैंपस में लेते, तो ये कुल तजाद नहीं है कि हम मतलब उस तरह नहीं सीख जाते सर। लेकिन ऑनलाइन तालीम भी तो सवाल निशान है ना पूरे पाकिस्तान में। इससे पहले तालीम हुई है सर हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है जो क्लास मतलब ऑन कर देते हैं, फिर सो जाते हैं, नेट इशू आ जाता है, तो आगे से कहते हैं कि हम अटेंडेंस नहीं लगाते हैं, इस तरह बहुत इशू। इस पे वैसे तो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के आप स्टूडेंट्स की काउंसिल लेके तो जाके आपको वज़ीर तालीम से और हुकूमत से बात करनी चाहिए कि आप एक पॉलिसी बनाएं और उसके तमाम उसके जो मुज़म्मरात हैं वो उनको बताने चाहिए कि कोई बच्चा बलूचिस्तान से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है। तो चूँकि इसमें जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो तो कभी भी नहीं चाहेंगी, वो किसी न किसी शेप में आपको हफ्ते में 1 दिन एंगेज करेंगे, उसी के बदले उन्होंने आपसे फीस लेनी है। लेकिन ये आपको हुकूमत तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी ताकि वो तो यही कहना था इसके ऊपर सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड हो रहा है। लेकिन वो टच से जो यहाँ पे एचटीसी का चेयरमैन बैठा है वो टच से माफी नहीं होता, वो बिल्कुल एक फिरौन, एक होता है ना फिरौन, वो इस तरह बैठे हुए हैं। अब हमारे शफकत मूसा उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर अच्छा चले कोविड चलता रहेगा ना, पता नहीं कब तक वैक्सीन बनती है, तो इसके ऊपर भी पॉलिसी बनाना कि ऑनलाइन मतलब तालीम को स्टूडेंट्स को जो इंटरनेट सर्विसेज है वो तो फ्री प्रोवाइड करें, मतलब कुछ इसके ऊपर पॉलिसी तो बनाए। मतलब स्टूडेंट्स को आपने लावारिस छोड़ दिया इस वक्त, स्टूडेंट्स को कोई बात ही नहीं करता। क्या नाम उम्मीद इनकी ये तवज्जो बिल्कुल ठीक मौसूल करा रही है कि मीडिया हम जो है ना मीडिया के जो एंकर है स्टूडेंट नहीं थे क्या ये स्टूडेंट जो हमारा एजुकेशन रिपोर्टर है वो सेक्रेटरी इनके मसाइल हाईलाइट नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, कोई भी नहीं। सर आप ये बात से बात निकली है, आप ये देखें कि ये जो दिन रात चैनल
24 घंटे चल रहे हैं, उनका एक 1 पॉइंट एजेंडा पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ठीक है। आपके यहाँ 1000 और शोबे भी हैं, क्या कभी शाम को कोई शरीफ आदमी ऐसा देखा है जिसने कोई किताबें लिखी हुई है वो भी टीवी पे आया हुआ है, या किसी ने कोई गाना नया तकलीफ किया वो भी टीवी पे आया हुआ है, या जो स्टूडेंट्स में से कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए बेशुमार स्टूडेंट won the laurels for this country recently, क्या उनको कोई थोड़ा सा टाइम दिया जाता है? Yes. सर मैंने देखा है जो टीचर टीचर्स को वो मुजाहरा करते रहे हैं पिछले दिनों में बड़ा मुजाहरा हुआ और कोई कवरेज उसकी प्रॉपर नहीं किया। असल में राशिद भाई होता ये कि हम लोग मीडिया से जो है ना वो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रख लेते हैं, हालांकि मीडिया शुरू से ही कारोबार रहा है और दुकानदार वही बेचेगा जो बिकता है। मैंने एक दफ़ा टॉक शो करवाया था, पर अपना ज़फ़र इकबाल जगड़ा साहब थे और ताज हैदर साहब। प्रोग्राम ऐसा था जैसे कोई दो भाइयों में डिस्कस होते ना, एक दूसरे से भाई भाई करके मुखातिब करना, नाराम ले जा। मैंने कहा मज़ा ही नहीं आ रहा कि प्रोग्राम चलेगा कैसे। तो जब हम एज ए इदारा चैनल की बात करते हैं वो एक कारोबार है, हमें एंकर अलग चीज़ है, सहाफ़ी अलग चीज़ है। कुछ सहाफ़ी हैं जो बाय बर्थ जो है एंकर भी हो गए, ग्रास रूट से ऊपर आए और सारा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मार्शल के दौर में मुशर्रफ की मार्शल आई थी पैराशूट से नीचे उतरे, डॉक्टर्स थे वो, सहाफ़त से उनका दूर दूर से कोई वास्ता नहीं। अच्छा सहाफ़ी सारे दिन एक खबर ढूंढ के लाता है जिस पे वो खेलते हैं और किसी ना किसी पार्टी को गाली दे देते हैं, तो फिर सहाफ़ी उस पार्टी के जलसे में जाता है तो वो पिट रहा होता है। तो इदारा जो भी है वो एक कारोबार है, दुकानदार वही बेचेगा जो बिकता है। अगर कोई पर्चा मुफ्त आपको मिल रहा है तो फिर वो अखबार नहीं है, वो एजेंडा होगा। अगर वो आपको पैसे में मिल रहा है तो फिर वो है। तो मीडिया से तवक्कुआत रखना बेकार है। वो इस तरह के फोरम्स होते हैं, इनको बड़ा करना होता है। अच्छा इसमें मैं इनको बड़ा करके एक तहरीक चलनी होती है। तमाम अखबारात में भी और तमाम चैनल में भी आजकल सोशल मीडिया मॉनिटर ज़रूर किया जाता है, और आप अगर 2-4 दिन ऐसी चीज़ों को ट्रेंड पे ले जाते हैं तो वो लातादार जो है ट्रेंड में। अच्छा मैंने कहा कि सहाफ़त है वो एक किस्म का मतलब बिजनेस, सहाफ़त नहीं चैनल जो है ना बिजनेस बन गया। सॉरी, तो तालीम भी तो बिजनेस है ना। इस वक्त किस यूनिवर्सिटी में सही मैथ्स को इधर की तालीम दी जा रही है? आपने कभी इस बात को इसके जो मतलब हम पढ़ रहे हैं या आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या 70 साल में एक यूनिवर्सिटी जो है हमारी दस्तगह जो जामिया है वो लीडर को नहीं पैदा कर सकती? मैं आपको एक चीज़ लीडरशिप का बहुत ही बहुत डीप सब्जेक्ट, लेकिन मैंने ना 5 अखबारात को हेड किया। उनमें से 2 अखबारात ऐसे थे कि जिन्होंने बिल्कुल स्टार्ट ले रहे थे और हमने टोटल स्टाफ नया लेना था। हमने कई दफ़ा ये तजर्बा किया है कि आप टोटल के टोटल बहुत पढ़े लिखे मास काम के सारे लोग लें, और हम उनमें नाकाम हुए, उन तमाम तजर्बात में नाकाम हुए। फिर हमें वही पुरानी टीमें ढूंढ के और वही लोग एडजस्ट करके फिर सिस्टम चलाना पड़ा। बात यह है कि हमारे तालीमी सिस्टम में खराबी है, और ये एक बड़ा लंबा सब्जेक्ट है और इस पर काम होना चाहिए। अब भी मतलब मैं यही कहता हूँ कि जो मास काम करके लड़का आएगा उसको टेक्निकली सारी चीज़ें तो आनी चाहिए ना, लेकिन वो नहीं है। सर अभी हम बात कर रहे हैं टेक्निकल, देखें ना BBC के देखें, मैं देखता हूँ सर्बियन, वॉइस ऑफ अमेरिका देख लें, व्यू 360, सर उनका जो न्यूज़ होती है ऑथेंटिक भी होती है, और सर वो फैक्ट्स एंड फिगर बता रहे हैं। तो रिपोर्टर जो होते हैं फॉर एग्जाम्पल वो कल एक खबर दी होती है सलमान खान ने लाहौर से, जैसे स्पेशल चाइल्ड हैं या डिसेबल हैं उनके बारे में, रादर देन पाकिस्तानी मीडिया जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर तो कराची की बहस और उसकी तरह की खबरनामे चल रहे हैं। क्या ये मीडिया में किस तरह की सर अमेंडमेंट्स की जाएंगी? तो हम देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, खबर जो है ना, खबर का एक बड़ा मुख्तलिफ क्राइटेरिया है। मैं मशरक़ पेशावर का एडिटर रहा हूँ। मशरक़ पेशावर आपकी वहाँ के लोकल शादियों और उन पे दिखता है, ठीक है। अब आपका जो अखबार है और उसका जो कारी है, आपने उसके मुतल्लिक़ा खबर देनी है। अब आपके जो पढ़ने वाले हैं
वो चाहते हैं कि उनकी लोकल चीज़ें आपके साथ जुड़ी हों, ठीक है। बल्कि मुझे कहा जाता था कि यहाँ पे जो पेशावर की तमाम चीज़ें हैं आप कौमी ख़बरों को भी उड़ा दें, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जो रिपोर्टर्स को इतना लगा दें कि वो पेशावर की छोटी छोटी चीज़ों को उठा के सामने लाएं, तो अब उसमें हम कहेंगे उसको और बीबीसी को बराबर होना है, ठीक है। बीबीसी का एक बिल्कुल डिफरेंट वो है। और दूसरा टेक्निकली आपको मैं एक बात बताऊं, आप कुछ दिन बीबीसी को रेगुलरली उसकी खबरें देखें, 8-10 दिन देखें, उसके बाद आपको लगेगा आप कॉपी पेस्ट पढ़ रहे हैं। सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है कि हम ये काम नहीं कर रहे, वो ये कर रहे हैं कि एक इशू शुरू हुआ है, उस इशू को शुरू से लेके एंड तक जो कुछ उन्होंने छापा है ना वो उनके रिकॉर्ड में मौजूद है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ताज़ा खबर आई है तो वो नीचे सारा डिटेल आ गया, ठीक है। और हमारे यहाँ चूँकि हम शुरू से इस चीज़ के आदी नहीं है कि चीज़ों को रिकॉर्ड में रखें, तो वो चीज़ रह जाती है। तो ठीक है सर, लास्ट क्वेश्चन कर सर अभी मीडिया आज़ादी की बात हो गई ना, तो जो हमारे सीनियर सहाफ़ी है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ रहे होते हैं, अपना प्रोग्राम होस्ट करें, लेकिन वो इसके बावजूद आजकल डिजिटल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है सर? किस का सर जो हमारे सीनियर सहाफ़ी है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपने प्रोग्राम होस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दिन में मतलब 2 हाँ उस पर बहुत ज़्यादा आजकल आ रहे होते हैं, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए बात ये है कि स्क्रीन है ना जी सर। अब मिसाल के तौर पे मैं प्रिंट मीडिया का हूँ, मैं कहाँ तक कितनी मेरी उसकी खिदमात होंगी, लेकिन मुझे एक मखसूस कम्यूनिटी जानती होगी, ठीक है। हमारे यहाँ जो न्यूज़ एडिटर बैठा होता है बहुत औक़ात वो बहुत ही माहिर लोग होते हैं, आप लोग उनको नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना वो बेसिकली शो बेस्ड है। इसका एक आपको ऐड करूँ थोड़ा सा, बेसिक मकसद तो उसका ये होता है कि उनकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो और फिर ये कि जो बात वो अपने प्रोग्राम में नहीं कर सके वो फिर सोशल मीडिया के ज़रिए कर दें। तो यही वजह है कि वो सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच रहे हैं। तो अभी लाइब्रेरी में चाहिए टाइम आप लोग और ज़्यादा उठ जाए तो बहुत शुक्रिया अगर आप उसमें शरीक होना चाहे तो हो सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।